नमस्कार। राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा होगा जो महाराष्ट्र में हो रहा है। इससे पहले इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं होगा कि एक सिटिंग सीएम अगली कंटिन्यू होने वाली सरकार में डिमोट होकर कैबिनेट मिनिस्टर बनाकर छोड़ दिया जाए। तो महाराष्ट्र में कौन होगा मुख्यमंत्री और किन शर्तों पर होगा, इस पर बात करेंगे महाराष्ट्र के सबसे विश्वसनीय पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े जी से। बहुत बहुत स्वागत है अशोक सर। देखिए, शर्म, लज्जा, निर्लज्जता ये अब राजनीति में कहाँ प्रज्ञा जी, कैसी ये शब्द अब इनके शब्दकोश में नहीं। देखिए, दो तीन बातें बड़ी क्लियर है। जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनाए गए थे वो एक एक्सीडेंट था। मैं बार बार कहता हूँ, एकनाथ शिंदे की स्थिति मुख्यमंत्री यानी जो अग्निवीर योजना थी गवर्नमेंट की डिफेंस के सेट में, तो वो राजनीति का अग्निवीर योजना के तहत उनको लिया गया था। उनको मालूम था 2.5 साल का उनका टेन्योर है, उसके बाद उनको ऑब्जर्व किया जाएगा किस पोस्ट पे, कोई बताया नहीं किस इसमें, नहीं तो वो बाहर कहीं पे भी दूसरी जगह पे उनका एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। तो वर्तमान में ऐसा नहीं है कि ऐसी एम्बेरेसिंग पोजीशन अशोक चौहान की रही। अशोक चौहान तो और डिमोट हो गए। मुख्यमंत्री रहने वाला आदमी मंत्री बनने को तैयार था और मंत्री बन गया। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद पे लगातार सालों रहने के बाद पार्टी तोड़ के भी गए, तो क्या उप मुख्यमंत्री ही बने अजित पवार, वो भी एम्बेरेसिंग पोजीशन। उसके बाद सबसे एम्बेरेसिंग पोजीशन देवेंद्र फडणवीस की, 105 106 विधायक साथ में, सबसे बड़ी पार्टी, और एकनाथ शिंदे जिनके पास मात्र 30-40 लोग थे, उनको मुख्यमंत्री बना के ये उप मुख्यमंत्री बन गए, डिमोट हो गए। तो लेकिन इन सभी ने हंसते खेलते अपना समय निकाल लिया। ये कई बार हमें लज्जा आती है कि ये कैसे पोस्ट पे जाते हैं, लेकिन सत्ता का मक्खन खाने के लिए और सत्ता का सुख भोगने के लिए कोई भी आदमी किसी भी स्तर पे उतरकर कोई भी किसी भी विचारधारा का कहीं पे भी ज्वाइन, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में अब लज्जा, निर्लज्जता, परंपरा, नैतिकता, ये सारे शब्दों अब शब्दकोश में नहीं। तो वो मंत्री बनेंगे। कल रात को जब एकनाथ शिंदे की तबीयत ठीक नहीं थी और वो हॉस्पिटलाइज भी हो गए थे जुपिटर हॉस्पिटल में, पुणे या ठाणे के, उसके बाद जब एकाएक उनको ये भी पता पड़ गया कि अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस ये दोनों मिलने आए हैं और अच्छी खासी लंबी चौड़ी एक मुलाकात हुई है अमित शाह से और सारी चीजें फाइनल हो गई है, तो वो जो इनके मीटिंग का जो एंटीबायोटिक का डोज था उसने एकदम उनको ठीक कर दिया। वो एकदम सुबह सुबह उठ के वर्षा बंगले पे गए, उन्होंने बाकायदा अधिकारियों से भी बात करी कि यह है, और बहुत सारी बातें होने के बाद उन्होंने फिर से वो बता दिया कि उन्होंने बाकायदा मुख्यमंत्री तौर पे, कार्यवाहक मुख्यमंत्री तौर पे वीडियो कॉलिंग से काफी अधिकारियों से बात की, साथ में उप मुख्यमंत्री के तौर पे देवेंद्र फडणवीस को भी जोड़ दिया कि आखिरी मीटिंग होगी। लेकिन एक बात आज ये, लेकिन देवेंद्र फडणवीस चाहते तो उनके आवास पर जा सकते थे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात हुई। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद दो नेता आपस में एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे। नहीं 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 नहीं, नजरें न मिलाने के लिए एक दूसरे की शर्म आनी चाहिए। एक दूसरे को, यहाँ कोई नफरत नहीं करता किसी से, ना शर्म करता किसी से। नहीं तो फिर जिसको जेल में चक्की पिसवाने का कसम खाने वाले देवेंद्र फडणवीस फिर अजित पवार को साथ में गोद में लेके सरकार नहीं चलाते, ये भी हमने देखा है। तो अब उसमें कोई हमें लगता है कई बार कि कैसे रहते होंगे, लेकिन ये इतनी मोटी चमड़ी के हो जाते हैं सत्ता सत्ता का सुख भोगने के लिए, तो उनके बाकी सब चीजें कोई गौर नहीं, बस सत्ता चाहिए। लेकिन इतना अब इजी कोई चीज है नहीं। एंटीबायोटिक का असर इतना हुआ कि शिंदे अपनी सारी शर्तें भूल गए, शिंदे आत्मसम्मान भूल गए। नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ, एंटीबायोटिक से वो उठ के खड़े हो गए। अभी पूर्ण रूप से वायरल का जो ट्रीटमेंट है वो 6 दिन चलता है मिनिमम। अब वो ट्रीटमेंट चलेगा लगातार, उधर से भी डोज देगा, वो वायरल भी एक्टिव होगा, अंदर का जो वायरल है वायरस का, वो इतना जल्दी हार मानता नहीं। इसलिए वायरल में हमेशा डॉक्टर कहता है कि 6 दिन मिनिमम दवाइयां लेनी चाहिए, क्योंकि 6 दिन तक वायरल युद्ध करते रहता है। अब बेसिकली ये है कि करीब करीब मोटे मोटे तौर पे आज रात को महायुति की यानी एनडीए गठबंधन की मीटिंग होगी, जो मीटिंग अभी तक नहीं हो रही। उसमें मोटे तौर पे जो फॉर्मूला तय हुआ कि करीब करीब 10 से 12 जो है वो मंत्री एकनाथ शिंदे को, नहीं मंत्री पद एकनाथ शिंदे को मिलेंगे, और जो अजित पवार है उनके मंत्रालय को 8 से 10, उनके पार्टी को 8 से 10 मंत्री मिलेंगे, और करीब करीब 20-22 मंत्री बीजेपी के रहेंगे।
हाँ, तो अब दोनों तरफ से डिमांड ये है कि मलाईदार जो डिपार्टमेंट होते हैं, पीडब्ल्यूडी है, ऊर्जा है, महाराष्ट्र में ऊर्जा डिपार्टमेंट भी बहुत भयावह है। क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पे है और नितिन राउत जब कांग्रेस के थे उन्होंने उसमें झंडे गाड़ दिए, बहुत नए-नए रास्ते बता दिए। तो वो एक डिपार्टमेंट है। फिर ऊर्जा बोला तो अडानी जी की नज़दीकी हो जाएगी। आजकल अडानी जी को खुश करने के लिए, उनके नज़दीक रहने के लिए ऊर्जा डिपार्टमेंट भी ज़रूरी है, ताकि कुछ अपने ऊपर आ भी जाए तो अडानी जी के चरणों के पास बैठ के अपना-अपना जितना भी अपने ऊपर जो प्रचार हो या कुछ भी हो आपके ऊपर जो संकट आ जाए वो टल जाए, ऐसा एक मान्यता है। आजकल अडानी जी हनुमान जैसी स्थिति हो गई उनकी। लोग सारे राजनीतिज्ञ उनके चरणों में जाते हैं यदि आपको केंद्र से इम्यूनिटी चाहिए तो। तो ऊर्जा मंत्रालय भी है, पीडब्ल्यूडी है, ट्रांसपोर्ट है, ये तमाम जो मंत्रालय है, जो पैसे पैसे वाले मंत्रालय हैं, उद्योग विभाग है ये। तो बाय एंड लार्ज प्रयास यही हो रहा है कि जो मंत्रालय अब देखिए प्रज्ञा जी, पूरी मेहनत बीजेपी करेगी। वो चुनाव आयोग को सेट बीजेपी करेगा, सारा खेल बीजेपी करेगा। जो लोग अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीतने के लिए मतलब जिनको गारंटी नहीं थी, वो अब 40-40, 41-41 विधायकों के साथ बैठे हैं। तो कुल मिलाकर ये भी जानते हैं कि ये दिल्ली की कृपा से हुआ है। जब ये सारा दिल्ली की कृपा से हुआ है और सारे मलाईदार डिपार्टमेंट यदि अजित पवार और एकनाथ शिंदे भी लेंगे, तो आप मुझे बताइए क्या बीजेपी वाले भजन करेंगे? ना, उनको भी चाहिए। तो इस बार मंत्रालय में बाय एंड लार्ज फ़ॉर्मूला वही होगा कि जो पिछले मंत्रालय है वही रखेंगे। लेकिन उसमें गृह मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ये दोनों पदों के लिए थोड़ी अभी सेटल नहीं हुआ है। अभी तक अड़े हुए हैं जो शिंदे। तो शिंदे जी शिंदे कि आपको शिंदे की एक भी तो शर्त मानी नहीं जाएगी, आपको क्या लगता है? आप मुझे अंततः नहीं इतनी मुझे मशक्कत नहीं के मुझे बाद मुझे मुझे नहीं लगता मुझे लगता है एक आध 2 मलाईदार मंत्री एक्स्ट्रा मिलेंगे। होता क्या है आपने अरे, तो इतना सारा कभी माँग आपने लिया। राजनीतिक इतिहास में ऐसा उदाहरण कभी देखा है कि एक सिटिंग सीएम सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया हो और उसे छोड़ दिया गया हो? नहीं, सिटिंग सीएम कई बार हो जाता है, ऐसा नहीं है। देखिए, हुँ, मैंने क्या कहा, जहाँ मिली-जुली सरकार है, वहाँ जिसके ज़्यादा आएँगे, वो रहेगा। यदि ये महायुति की भी सरकार होती, तो ज़रूरी नहीं था कि उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री बनते। हो सकता है जिसके ज़्यादा शरद पवार के पास ज़्यादा होती, तो उनका आदमी बनता। ये तो होना था, क्योंकि यहाँ पे कोई एक राजनीतिक विचारधारा के साथ नहीं इकट्ठा हुए हैं। कोई महाराष्ट्र का भला करना है करके इकट्ठा नहीं हुए। ये अरिथमेटिक है, ये गणित है, शुद्ध रूप से और गणित में जिसका ज़्यादा आंकड़ा बढ़ा, वो किंग कहलाता है। पिछली बार ये मजबूरी का सौदा था, क्योंकि आपको सरकार गिरानी थी और एकनाथ शिंदे का पहला सवाल था कि हम क्यों टूटे? हम क्यों गद्दारी का टैग लगाए? हम क्यों कहे कि ये है? तो भाई आपको मुख्यमंत्री पद मिलेगा, जो वहाँ कभी नहीं मिल सकता है। इस टैग के साथ वो आ गए, उन्हें मुख्यमंत्री पद होगा 2.5 साल और वो भी जानते हैं कि 2.5 साल से ज़्यादा मिलेगा नहीं। लेकिन जब जा ही रहा है, तो जब माँगो तो इतना ज़्यादा माँगो, तो कम से कम आधा तो मिल जाए। इसलिए गृह मंत्री भी माँगा, विधान सभा का अध्यक्ष भी माँगा। इन सारे इसमें अब इनके लिए एक्सरसाइज़ 2 लेवल पे है। पहली तो ये है कि अभी मंत्रालय का मोटे-मोटे तौर पे 10-12 आपको 8-10 आपको, 20-22 बीजेपी को, ये आंकड़ा तय हुआ। अब इसके बाद इन नेताओं की अपने पार्टी में जद्दोजहद चलेगी। किसको बनाएँ, किसको ना बनाएँ, किसको दे, किसको ना दे। क्योंकि इसके साथ भी जो लोग आए अ, अब जो एकनाथ शिंदे के साथ जो टूट के लोग आए, वो सत्ता के इसमें आ गए कि अच्छा मंत्रालय मिलेगा, ये सब कुछ मिलेगा। उधर अजित पवार के साथ जो लोग गए, वो भी इसी हिसाब से आ गए कि कुछ मिलेगा और अजित पवार के यहाँ भी इस बारे में बिल्कुल खींचतान है। जब केंद्र ने अजित पवार को, क्योंकि वो एनडीए का हिस्सा थे, तो एक मंत्रालय ऑफर किया था, एक राज्य मंत्री आपको भी दे देंगे, आप भी हमारा पार्ट है। तो वहाँ तटकरे को दे मंत्रालय कि प्रफुल्ल पटेल को दे। इन दोनों के झगड़े में अजित पवार ने कहा मंत्रालय ही नहीं चाहिए। हमें केंद्र में मंत्रालय ही नहीं चाहिए। क्योंकि इस झगड़े में और रायता फैल जाएगा। तो कुल मिला के अब सारे समेटने की बात है। इसलिए मैंने कहा कि इतनी जल्दी नहीं होगा। पहले तो अभी ये मंत्री का आंकड़ा करीब-करीब तय हो गया, आज शाम के इसमें हो जाएगा। कल मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। हो सकता है शाम को कल सुबह वो शपथ लेते समय 5 तारीख को एकनाथ शिंदे कहे कि भाई मुझे बिल्कुल लेनी नहीं थी, लेकिन कार्यकर्ता इतने पीछे पड़े थे, क्या करें? जब पार्लियामेंट्री बोर्ड ने ये तय कर लिया कि हम ही करेंगे, तो फिर मैं पार्टी को मना नहीं कर पाया और बन गया। जैसे उन्होंने कहा था अजित पवार ने कि भाई मैं थोड़ी चाहता था मेरी पत्नी चुनाव लड़े,
लेकिन पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जब नाम तय किया तो मैं बोर्ड के खिलाफ कैसे जा सकता हूँ? तो बिल्कुल, एक्चुअली वैसे क्या जैसे है, फडणवीस ने कहा था कि मैं डिप्टी सीएम बनना नहीं चाहता था, लेकिन पार्टी ने कहा तो फिर बनना पड़ गया। तो सर क्या देखिए, अगर फडणवीस मुख्यमंत्री होते हैं तो क्या शिंदे के लिए ये अपमानजनक नहीं होगा कि उनके जूनियर मुख्यमंत्री बन जाएं और वो मिनिस्टर बनकर बैठ जाएं? मुझे एक बात बताइए ना, वैसा देखा जाए तो शिंदे और उद्धव ठाकरे इसके बीच में यदि जूनियरिटी सीनियरिटी देखा जाए तो फिर शिंदे सीनियर सीनियर है, हम्म। उद्धव जूनियर है। लेकिन हो गए ना, उद्धव जी से तो ज्यादा सीनियर, सबसे ज्यादा सीनियर तो वहां पे अजित पवार है, लेकिन लेकिन सर उप अब तो मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री थे ना एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम थे देवेंद्र फडणवीस। मैंने क्या कहा आपको कि जब हम्म। आपको सत्ता का मक्खन खाना है हम्म। तो सोफा सेट पे बैठ के खाए क्या, खड़े खड़े खाए क्या, या कहीं और जाके दरवाजे के बाहर कोई भिखारी समझ के दे तो खाए क्या? सवाल मक्खन खाने का है। सही बात है। अब आप ये मत कहिए कि पिछली बार तो डाइनिंग टेबल पर बड़े इज्जत से खिलाया था, आज हम्म। भिखारियों जैसा दिया जा रहा है। वो बोलते भाई साहब आप देने का तरीका ढूंढ रहे हो, हम तो मक्खन मिल रहा है इसमें खुश है। हम्म। अच्छा, सत्ता में एक बन, थियरी देखिए, भी निकल करके आई है कि श्रीकांत शिंदे ने अब बोल दिया है कि मैं तो उप मुख्यमंत्री की रेस में था ही नहीं। देखिए श्रीकांत शिंदे को बनाते उसे कई चीजें थी। अपरिपक्व मानते हैं श्रीकांत शिंदे नहीं को नहीं, क्या? नहीं नहीं, ठाणे की राजनीति में मैं थोड़ा ठाणे की राजनीति बताता हूँ आपको। जी। ठाणा एक ऐसा शहर है जो कोकण और मुंबई में के बीच है, और एक सांस्कृतिक सिटी है वो, उसके उस कल्चर, एक कल्चरल सिटी हम पूना मानते हैं, लेकिन ठाणे की अपनी कल्चर है। ठाणे की कल्चर में क्या था, मतभेद थे, मनभेद किसी में नहीं थे, क्योंकि ठाणे के राजनीतिकों की, तमाम राजनीतिकों के साथ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरी दोस्ती है हम्म। सबसे। ये लोग आपस में लड़ते थे और रात को सब इकट्ठा खाना खाते हैं, हम्म। एक दूसरे के लिए संकट में खड़े हो जाते हैं। जब एकनाथ हम्म। शिंदे के बेटे को पहली बार टिकट मिला तो जितेंद्र आवाज ने पूरी ताकत झोंक दी राष्ट्रवादी पार्टी के कि भतीजे को चुनाव जितवाना है। तो ये संबंध थे, इस संबंध को तार तार हुआ, पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो बदल गया ठाणे का, एक दूसरे के खिलाफ केस करने लगे हम्म। नेता। ये क्यों हुआ? क्योंकि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने के बाद श्रीकांत शिंदे जरूरत से ज्यादा अरोगंट हो गए। श्रीकांत शिंदे ने स्ट्रगल नहीं देखा राजनीति में, संबंध उसको पता नहीं। एकनाथ शिंदे टेम्पो चलाते थे, वहां से उठ के यदि वो मंत्री मुख्यमंत्री बने हैं तो उस पूरे सफर में उन्होंने कई लोगों के साथ देखा है। हम्म। तो ये सब लोग आपस में, दावकरे साहब थे विधानसभा के उपाध्यक्ष, उनके घर में तो दिन में मेला लगा रहता था। हम भी कई बार उनके साथ जब ब्रेकफास्ट पे बैठे तो पता पड़ा कि सारे राजनीतिक दल के नेता वहां खड़े हैं, जो एक दूसरे को खिलाफ चुनाव लड़ते, एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट देते, सब बैठ के डावकरे साहब के यहाँ खाना खाते थे। हम्म। तो ये जो तासीर है उसकी, उस ठाणे की पॉलिटिक्स से, ये खराब हुई एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के हाथ में बागडोर लेने से ठाणे की। वो अपरिपक्व, दूसरी बात वो विधायक नहीं है, वो सांसद है। हम्म। फिर उनको कहीं से विधायक चुन के आना पड़ता 6 महीने में, तो चलो आप विधान परिषद में भी जाते, लेकिन उनकी सीट खाली हो जाती, फिर वो किसी को जितवाना पड़ता, फिर यदि वो सीट हार जाए तो फिर एक सीट हाथ से चली जाती। कई रिपरकेशंस है इसमें, तो वो नहीं करना चाहते। दूसरी बात, फिर यदि वो करते तो फिर उद्धव ठाकरे को क्यों आप बुरा भला कहते थे कि आदित्य ठाकरे को मंत्री बना दिया? एकनाथ शिंदे के पास यदि नाम है, शिवसेना का सिंबल है, और हम्म। विधायकों की संख्या से वो ओरिजिनल शिवसेना साबित होते हैं, भले वो मशीनी जीत हो, ऐसे में फिर उन्हें आनंद दिघे जैसा बिहेव करना होगा। आनंद दिघे कभी कारपोरेटर का चुनाव नहीं लड़े, आनंद दिघे कभी विधायक का चुनाव नहीं लड़े, लेकिन उन्होंने कई सांसदों को बनाया, कई मंत्रियों को बनाया। तो यदि आप आनंद दिघे की कॉपी करना चाहते हो तो फिर आपको पीछे रहना होगा, नेपथ्य में रहना होगा, और हम्म। लोगों को आगे बढ़ाना होगा। तो फिर अपनी पार्टी के लोगों को आगे बड़ा करना होगा। लेकिन फिर आनंद दिघे आज होते तो शायद आनंद दिघे भी थोड़ा सोचते, क्योंकि आनंद दिघे, बाला साहेब ठाकरे, वो उस जगह से आए थे कि जहां गद्दार, मुझे पता है कि एक मेयर के चुनाव में ज्यादा सीटें होते हुए भी शिवसेना मेयर पद हार गई, और फिर जो 2 लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया था शिवसेना के कारपोरेटर्स ने, उनकी हत्या हुई थी।
उसके लिए सर, दिखे आप उसके गद्दारी लिए और ये दिखे सब कहाँ चुनाव में काम आता है? बड़ा कहा वही गया धोखा नहीं और नहीं खोखा नहीं नहीं चलेगा, लेकिन नहीं चला। नहीं चला। देखिए, फेयर चुनाव होता सब चलेंगे। ऐसा क्या हो गया कि लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत विधानसभा के चुनाव में इतना टर्नओवर हुआ? क्या हुआ? लाडली बहना है, तो ऐसे ही लाडली बहना तो कर्नाटक में भी चल रही थी। विधानसभा में कर्नाटक में आने के बाद उन्होंने पैसा ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो लोकसभा हुआ उसमें तो बीजेपी जीत गई। और यदि इनको लगता है कि बिल्कुल मशीनें का कोई खेल ही नहीं हुआ, ये जनमानस है, तो फिर आज एक सोलापुर में एक गांव ने सिर्फ अपने भरोसे एक्सपेरिमेंट किया था। वो कि कोर्ट तो नहीं जा रहे थे। एक गांव जहां एक विधायक को लगातार समर्थन करता है वो गांव, और उस विधायक को हमेशा 80% वोट मिले उस गांव से। इस चुनाव में एकदम वो रिवर्स हो गया। तो गांव वालों ने कहा ऐसा तो नहीं हुआ, हमारे गांव में तो किसी ने वोट नहीं दिया, फिर इतने वोट कैसे बीजेपी को मिल गए? जबकि वो विधायक जीत गया। इसके बावजूद गांव को लगा कि कहीं ना कहीं हम गांव वालों पे गद्दारी का टैग नहीं लगा दे। विधायक बोलेंगे मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूं और फिर मुझे तुमने देखो तुम्हारे गांव से लीड नहीं मिली मुझे। तो उस गांव ने बैलेट पेपर छपवाए। टोटल 2000 वोटिंग है वहां पे। 1900 लोगों ने वोट दिया। उन्हें 1900 बैलेट पेपर छपवाए और तमाम 1900 लोगों को कहा कि अपन कल बैलेट पेपर से वोटिंग करेंगे। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं। ना वो बैलेट पेपर का एक गांव का 1900 वोट का रिजल्ट किसी को विधायक नहीं बनाता, किसी की सरकार नहीं गिराता। ना वो कोई सुप्रीम कोर्ट जाने वाले थे कि साहब हमने, तुम्हारी अथॉरिटी नहीं है। लेकिन गांव ने अपने आप को बेल आउट करने के लिए ये प्रपंच रचा। लेकिन जैसे ही वो वोटिंग होने वाला था, आज सुबह 7 से 9, रात से वहां पे धारा 144 लगा दी, पुलिस ने छावनी बना दी। और वो बैलेट पेपर में गांव का भी, जैसा हम खेल में खेलते नहीं चोर सिपाही, वैसे चुनाव चुनाव गांव खेल रहा था। वो भी खेलने नहीं दिया। इसके मायने क्या है? डर किस बात का? और होनहार एसपी साहब कहते हैं ये लोग आईपीएस कैसे बन जाते, मुझे ताज्जुब लगता है। ये 1900 लोग, 1900 लोग वोट डालेंगे बैलेट पेपर पे, उससे लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाएगी। उससे क्या लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाएगी? उसका नतीजा यदि ये आ जाता कि 2000 वोट, मतलब 1900 में से 1600 1800 वोट एक आदमी को मिले, राष्ट्रवादी कांग्रेस को मिले, शरद पवार के, और बाकी बीजेपी को मिले, उससे क्या फर्क पड़ता? लेकिन सरकार का वहां कर्फ्यू लगा देना, मतलब कर्फ्यू टाइप सिचुएशन बना देना, यह बताता है कि सरकार छोटी सी भी जगह से डर रही है। अब तो सर तो ये हर मशीन, जगह जिसकी लाठी उसकी भैंस। खैर, अभी हाँ, अशोक सर, एक चीज तो है कि मनोबल तो टूटा है। एक खबर ये भी निकल करके आ रही है कि शिवसेना के नेताओं ने ये बात कही है कि पहले तो कल एक मीटिंग होगी शिवसेना के अपने नेताओं की, जिसमें नेता तय करेंगे कि एकनाथ शिंदे को सरकार का हिस्सा रहना है या नहीं रहना है। इस बात में कितना दम है अशोक सर? बिल्कुल नहीं। एकनाथ शिंदे के पूरे ग्रुप में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो सरकार के सिवा रहना चाहता है। सबको मंत्री बनना है, सबको सरकार में रहना है। चुनाव में करोड़ों रुपए खर्चा आया, कहां से आएगा? सत्ता के बाहर रह के क्या करोगे आप? अजित पवार के 41 और बीजेपी को 130 मिलके 171 का आंकड़ा हो जाता है। जो 30 विधायक ज्यादा है उनके पास, कंफर्टेबल बहुमत है। सरकार के बाहर रह के क्या करेंगे? सरकार गिराएंगे? ये गिरा नहीं सकते। तो सरकार में रहेंगे तो कुछ तो सत्ता मिलेगी। और ईडी और सबकी फाइलें खुल जाएगी। वो अलग। ये तो मीटिंग में समझाएंगे एकनाथ शिंदे को, अरे भाई साहब बहुत हो गया, छोड़ दो गृह मंत्रालय, क्या कर रहा है अपने को। लेकिन अब नाराज मत करो बीजेपी को। देखिए जैसा भी हो जाए, चलो जाओ, और एक आध मंत्री पद एक्स्ट्रा मिले तो अपने कोई किसी भी तो ऑब्लाइज हो जाएगा। बाकी कारपोरेशन में कुछ लोगों को एडजस्ट करो, आप देखिए कैसा कर सकते हो आप। ये होने वाला है अंदर मीटिंग में।
लेकिन वैसे वो पल होगा बड़ा बेइज्जत करने वाला जब एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम या फिर मिनिस्टर का अरे के लिए प्रज्ञा जी, शपथ ले रहे होंगे, उनके फिर मैं कह मनोबल रहा पर हूँ, असर तो पड़ेगा सर। आपको कोई नहीं नहीं लगता पड़ेगा। मनोबल पर प्रज्ञा जी, मैं बिल्कुल। आपको बार बार प्रज्ञा जी, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इसीलिए आप और मैं राजनीति में नहीं है। हम्म। हम राजनीति में होते तो हमारी चमड़ी इतनी मोटी हो जाती कि जो राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे और जिसके अध्यक्षता में बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आए, वो राजनाथ सिंह झुक के खड़े हो जाते हैं। इस देश का उपराष्ट्रपति 90 डिग्री में झुक झुक के प्रधानमंत्री को नमस्ते करता है। आप किसकी बात कर रही है? किस बेइज्जती की बात कर रही है? मुझे पता नहीं आपको क्यों लगता है ऐसा। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि न, इतने दिन जो मच्छर चला तो कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाने की कोशिश अरे कर रहा है एकनाथ शिंदे भी, अरे, लेकिन जो ढाई, उसको देवेंद्र फडणवीस समझाएंगे, अरे बाबा तू 2.5 साल ही रहा ना, यहाँ पे 5 साल रहा मुख्यमंत्री में, उसके बाद उप मुख्यमंत्री बना। क्या है, किस बात का बुरा? तो अशोक सर क्या उधर लगता है आपको अंदर की उधर बात अशोक चौहान होगा कहेंगे, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री? उधर अशोक चौहान समझाएंगे उनको कि अरे एकनाथ जी ऐसा मत करो, देवेंद्र तो भी उप मुख्यमंत्री रहे, मैं तो मुख्यमंत्री रहने के बाद भी मंत्री रहा पीडब्ल्यूडी मंत्रालय का। बाप रे, चलिए छोड़िए सर ये सब, लेकिन पृथ्वीराज आपको अंदर की बात पृथ्वीराज चौहान भी, पृथ्वीराज चौहान की हालत उनसे भी बेकार। उनकी पार्टी सत्ता में रही 2.5 साल, लेकिन वो बाहर रहे। वो बोलेंगे अशोक चौहान मेरे से अच्छी स्थिति है तेरी, मैं तो विधायक ही बन के रहा। तो ये जो शर्म लिहाज, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, लज्जा, शर्म, लिहाज, परंपरा, नैतिकता, ये शब्द राजनीतिज्ञों के शब्दकोश में नहीं है। तो ये सर बात मान अंदर लीजिए। की बात, सर छोड़िए ये सब, मैं आपसे बिल्कुल अंदर की बात जानना चाह रही हूँ कि सबसे अंदर की बात आपको ही पता होती है, क्या होने जा रहा है, कौन होगा मुख्यमंत्री और क्या कोई शर्तें होंगी? देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, कोई शर्तें नहीं होगी, ओके। सब नीचे मुंडी करके सरकार में बैठ जाएंगे। इसके पहले भी 2014 में ऐसा ही हुआ था, जब शिवसेना कंबाइन थी, उन्होंने बहिष्कार किया था बहुमत साबित करने के लिए, शरद पवार ने मदद करके देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाए रखा, और उस दिन शिवसेना के हाथ पैर में गोले आ गए। यही एकनाथ शिंदे तब उद्धव ठाकरे को समझा रहे थे, यदि हम सत्ता में नहीं गए तो पार्टी टूट जाएगी। यही एकनाथ शिंदे के लोग एकनाथ शिंदे को समझाएंगे, एकनाथ जी हम सत्ता में नहीं रहेंगे तो अपना भी कुंभा टूट जाएगा। हिस्ट्री रिपीट्स, इतिहास रिपीट होता है, और वही होता हुआ हमें दिखाई देता है। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, आपने समय दिया, दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जहां ये जबरदस्त गदर मचा हुआ है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, किन शर्तों पर होगा, कैसे होगा। एकनाथ शिंदे की हालत किसी से छुपी नहीं है। अब एकनाथ शिंदे जब कैबिनेट मिनिस्टर के लिए शपथ ले रहे होंगे तो उनका मनोबल कैसा होगा, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी, तो हम 5 तारीख के शपथ ग्रहण समारोह के दिन उनके चेहरे को देखकर जरूर समझने की कोशिश करेंगे और उस दिन भी विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ अशोक सर भी जरूर होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।